हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार पढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और इसी 7th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं भूगोल। तो आज हम पृथ्वी की अंतरिक्ष से आगे बढ़ने के बाद हम लोग वायु को देखते हैं। क्या पढ़ेंगे? तो हमारा जो आज का लेसन है वो क्या है? वायु है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु से घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। क्या कह रहे हैं? वायुमंडल। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। कह रहे कोई भी जीव है वो सब किस पर डिपेंडेंट है? वो सभी लोग आपका वायु पर ही निर्भर है। कह रहे हम सांस लेते हैं, वायु प्रदान करते हैं, सूर्य की किरणें के लिए हानिकारक हमारी रक्षा करते हैं। सुरक्षा की यह चादर ना तो हम दिन के समय दिन गर्मी को गर्म हो सकते हैं, न ही रात के समय ठंड में जम सकते हैं। अतः वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। यानी कि अगर पृथ्वी पर रहना अगर योग्य हुआ है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट जो फैक्टर है वो आपका एटमॉस्फेयर है, जो वायु राशि है। उसी की वजह से ये फेवरेबल कंडीशन हो पाई है कि हम अर्थ पर आपका सरवाइव कर सकते हैं। तो हमारा अर्थ सर्वाइविंग प्लेन जो आपका प्लेनेट है वो कैसे बना है? तो वो बेसिकली जो हमारा वायु है, एयर मास है, उसी की वजह से ये बना है। चलिए देख लिया इतना। वायुमंडल का संगठन, कि वायुमंडल कैसा है, क्या उसका संगठन है, इसको हम लोग आपका देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वे अनेक गैसों का मिश्रण होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसी दो गैसें हैं जिसमें वायुमंडल का बड़ा भाग बना रहता है। तो अगर आपसे पूछे वायुमंडल में सबसे ज्यादा दो कौन सी गैसेज हैं जो आपको परसेंटेज के रूप में ज्यादा मिलती, तो पहले नंबर पर नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, नाइट्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। देख लिया आपने, ठीक। और इसमें गैसों का अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी इसमें पाए जाते हैं और वृत्ताकार एक वृत्त दिया गया है जिसमें वायु की विभिन्न जो परसेंटेज है उसको दर्शाया गया है। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं, फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन ले लेते हैं और उसको बाहर निकालते हैं तो पौधे उसको जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन गैस पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक है। लेकिन क्या है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में इसके रहने के लिए जीवाणु से नाइट्रोजन लेकर उसका स्वरूप बदल देते हैं। तो नाइट्रोजन को पौधों की जड़ों तक पहुंचाने के लिए
एक जीवाणु होता है, वो आपको ढूंढना है, जिसे हम आपका राइबोसोम बोलते हैं। वो नाइट्रोजन को उसका स्वरूप बदलकर उसको नाइट्रेट में चेंज कर उसका प्रयोग करता है। ऑक्सीजन वायु में प्रचुर मात्रा में मिलने वाली दूसरी सबसे अच्छी गैस है। तो दूसरी में कौन मिलती है दूसरे नंबर पर, ये आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन। मुख्य मनुष्य पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कैसा है, वृक्ष काटेंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो पहले नंबर पर आपको मिलेगी नाइट्रोजन। मान लीजिए पूरे वायुमंडल में 100% गैसें हैं, तो उसमें से 78 में क्या है, N2, O2 ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और अदर्स है। ये गैसेस है इसमें देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, देख लिया, याद रहेगा इतना कि कहाँ तक कौन सी गैसें हैं और कितने परसेंटेज के रूप में है। ठीक, और हम सांस लेते हैं कौन सी गैस की, किस वायु की आवश्यकता होती है, और ये उसमें कौन सी होती है, और पौधों के लिए कौन सी। क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। कैसी हैं, अन्य महत्वपूर्ण गैसें हैं। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो हम कह सकते हैं सर हम तो खूब वो करते हैं उत्सर्जन, तो फिर क्या दिक्कत है। तो बैलेंस बनाना जरूरी है कि उत्सर्जन और अवशोषण बराबर होना चाहिए। ऑक्सीजन वापस देते हैं मनुष्य और पशु, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। मनुष्य तथा पशुओं के द्वारा छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों को प्रयोग में गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बनता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि को जलाने से गड़बड़ हो जाता है। प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ है। आयतन पृथ्वी के मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। क्या करता है, इन सबको आपका वो प्रभावित करता है। किस प्रकार है, कैसा है, क्या प्रवृत्ति है, इन सब में आपका देखा जाए। चलो देख लिया, आगे बढ़े। इतना ध्यान रहेगा, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर उड़ती है, और वायु ठंडी और सघन और भारी होती है, इसलिए नीचे रहती है, प्रवृत्ति होती है। वायु गर्म ऊपर उठने पर रिक्त स्थान पर पहुंचती है, वहां भरने के लिए चली जाती है। इसे वायु चक्र का चलन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु चक्र का जो चलन है वो आपका बोलते हैं। तो कभी पूछ लिया जाए वायु चक्र का चलन क्या है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक, अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कैसे वह डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें कुछ रिपोर्ट्स आती हैं। ठीक, टॉप साइंटिस्ट ऑफर्स अ वे टू ग्लोबल वार्मिंग अनसपोर्टेबल। ग्लोबल ग्लोबल की कैसे वार्निंग दे रहा है, ग्लोबल वार्निंग से कैन बी ब्रेक इंजेक्शन एरिया, कैसे कैसे चीजें बढ़ रही हैं। यानी कि बेसिकली CO2 का लेवल बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं जो हैं वो ज्यादा उत्पन्न हो रही हैं, ये हमको दिखाई देगा। देख लिया आप लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग की क्या स्थिति है। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना की। तो वायुमंडल कैसा है और क्या उसकी संरचना है। तो बेसिकली 5 परतों का बना है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक, इन्हीं मंडलों का ये बना हुआ। यह परत वायु में सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है।
हम मंडल में मौजूद वायु को सांस लेते हैं और मौसमी घटनाएं जो है आपका सीधे सभी हमें वर्षा, कोहरा और ओलावर्षण के अंदर के रूप में हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। तो मोस्टली जो हमको पहली परत मिलती है कितने किलोमीटर मिलती है? एवरेज है 13। ध्रुव पर ये चपटी है और यहाँ थोड़ी मोटी है। कहाँ पर? जो भूमध्य रेखा है। सबसे पहले आप ये वाला चित्र बनाइए जिसमें ये पूरी अक्षांश रेखा इस तरीके से बने। तो 1 2 3 4 5 इन लेयर को आपको बनाना है और देखना है। चलिए, क्षोभ मंडल, इसके बाद समताप मंडल, समताप सीमा, इन सबको देख रहे हैं। ठीक, तो समताप मंडल को देखा। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल कहते हैं। इसे 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों में एवं मौसम संबंधी घटनाओं में मुक्त रहती है। ठीक, यानी कि समताप मंडल में कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपकी नहीं होती जिससे हम मौसम की एक्टिविटी कहें कि भाई मौसम जो है इसमें होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसके फलस्वरूप यह परिस्थितियां हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है। क्या मानी जाती है? आदर्श। महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत आने से हानिकारक गैसें हमारी रक्षा करती है। क्या करती हैं? हानिकारक जो गैसें हैं वो हमको प्रोटेक्शन करती हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है? पराबैंगनी किरणें होती हैं को जो आती है उसको कौन रोकती है? ओजोन परत रोकती है। ठीक, तो ओजोन परत क्या करती है? उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देती है। ठीक है नहीं? उसके बाद है मध्य मंडल। यह वायु की तीसरी परत है और सप्ताह मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड। उसके बाद है वाह्य परत। वाह्य मंडल में ऊंचाई के साथ बढ़ने के साथ तापमान तीव्रता बढ़ती है। आयुमंडल की परत 1/4 पार्ट है और 400 किलोमीटर का इसका रेडियस है। के उपयोग में हम इसको प्रयोग करते हैं। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित होने वाले रेडियो तरंगों को ये पुनः पृथ्वी पर वापस करता है, यानी कि पहले रेडियो तरंगें जाती हैं, इस आयाम में टकरा कर वापस आती है। इसी वजह से हम लोग टेलीविजन, रेडियो इत्यादि देख पाते हैं और सुन पाते हैं। वायुमंडल तापमान वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की पतली परत होती है, इसे हल्की गैस हीलियम और नाइट्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती है। चलिए, हो गया। उसके बाद है मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु को हम इनको एक दूसरे से कोरिलेट कर कर पढ़ेंगे। अच्छा, मुझे बताइए, जो हमारे यहाँ टेम्परेचर देखने को मिलता है, उस टेम्परेचर का हमारे मौसम से क्या रिलेवेंस है? क्या सूर्य की शिफ्टिंग पर वो आपका डिफेक्ट गिरता है? जो सूर्य प्रभावित करता है, क्या उसको वो आपका प्रभावित करता है? आप मुझे बताइए। देखिए एक बार, मुझे बताइए इन दोनों का क्या कोरिलेवेंट है? कैसे एक दूसरे को जोड़कर हम इनको देख सकते हैं? आज वर्षा होगी, क्या आज दिन साफ रहे होगा, धूप निकलेगी? हम कितनी बार क्रिकेट प्रेमी को मुंह से एक दिवसीय मैच की भविष्य का अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें तो हमारे शरीर में रेडियो है और मस्तिष्क में स्पीकर। मौसम वह है जो इसके नियंत्रण को बांटने छेड़छाड़ करता है। मौसम वायु की प्रत्येक घटना और दिन प्रतिदिन की स्थिति है। आर्द्र गैस किसको चिड़चिड़ा बना देता है? अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है, हम घूमने की योजना बनाते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है।
किंतु दीर्घ काल में स्थायी और औसत मौसम जलवायु बताता है। क्या आप समझ सकते हैं कि मौसम दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? जो मौसम है, हम दिन का पूर्वानुमान कैसे ज्ञात कर लेते हैं? इसके विषय में हम कैसे जानकारी प्राप्त करते हैं? ये पूर्वानुमान हम क्यों लगा सकते हैं? देख लिया। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसको अच्छे से एक बार रिवीजन करिए। रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए। धन्यवाद।